कभी आपने खुद से पूछा है, अगर सब कुछ खो दूं लेकिन खुद को संभाल लूं, तो क्या मैं सच में हारा हुआ इंसान कहलाऊंगा? नहीं, क्योंकि जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं, अपने माइंड में, अपने हेल्थ में, अपने स्किल्स में, तो आप किसी भी हालात को जीत सकते हैं। यही संदेश लेकर आई है ये जिंदगी बदल देने वाली किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, जिसे लिखा है मार्क कोल ने। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको एक रोड मैप देती है, एक ऐसा नक्शा जो आपको बताता है कि कैसे आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। इसमें बताया गया है कि क्यों सबसे कीमती संपत्ति आप खुद हैं और कैसे अपने अंदर निवेश करके आप फाइनेंशियल, पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। और अब आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं। चाहे आप किसी छोटे गांव की मिट्टी से जुड़े हों या किसी बड़े शहर के शोरगुल में अपनी मंजिल की तलाश कर रहे हों, ये चैनल आपके लिए ही है। क्योंकि हम जानते हैं कि ज्ञान का रास्ता सिर्फ लाइट वाली लाइब्रेरी से नहीं, बल्कि खेत में चलते ट्रैक्टर से लेकर बस स्टैंड पर लगे स्पीकर तक जाता है। यहां आपको वो आवाज मिलेगी जो अपने जैसी लगेगी, वो कहानियां मिलेंगी जो आपको आपके ही जैसे लोगों की लगेंगी। हम यहां किताबों को आपके दिल की भाषा में ढाल कर लाते हैं, ताकि हर शब्द, हर विचार, हर चैप्टर आपको सिर्फ समझ में ही ना आए, बल्कि आपके अंदर घर कर जाए। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक याद दिलाने वाला अलार्म है जो कहता है अब वक्त आ गया है खुद को पहली प्राथमिकता देने का। क्योंकि जब आप अपने अंदर निवेश करते हैं, तभी दुनिया आपको गंभीरता से लेना शुरू करती है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक साथ, आप, मैं और ये किताब। यह है हिंदी ऑडियो बुक चैनल। गांव की सादगी और शहर की तेजी के बीच एक दिल से निकली आवाज जो आपको खुद तक पहुंचाने आई है। चैप्टर 1, बिलीव इन योर ओन वर्थ। हमारी जिंदगी का असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम खुद को देखने का नजरिया बदलते हैं। ज्यादातर लोग अपने आसपास की दुनिया को तो बदलना चाहते हैं, नौकरी, रिश्ते, शहर, हालात, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि इन सबसे पहले उन्हें खुद को पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत है। इस चैप्टर की शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरे सवाल से होती है। क्या तुम खुद को वो सब कुछ पाने के काबिल समझते हो जिसकी तुमने कभी ख्वाहिश की है? जवाब अगर हाँ में नहीं है, तो फिर बाकी सब मेहनत अधूरी है। लोग अक्सर अपनी वर्थ यानी अपनी कीमत दूसरों की राय से आंकते हैं। कोई कह दे कि तुम बेकार हो तो हम सच मान लेते हैं। कोई कह दे कि तुम काबिल नहीं हो तो हम खुद को रोक लेते हैं। हम अपने अंदर की आवाज को इतना धीमा कर देते हैं कि बाहर के शोर में वो दब जाती है। लेकिन ये चैप्टर सिखाता है कि अगर तुम खुद की कदर नहीं करोगे तो कोई और भी तुम्हें वैल्यू नहीं देगा। यहां एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, सेल्फ वर्थ का। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप खुद को अच्छा समझें, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को उस इंसान की नजर से देखें जो अपनी गलतियों के बावजूद खुद से प्यार करता है, जो जानता है कि उसकी कमजोरियां उसकी पहचान नहीं है बल्कि उसका इंसान होना साबित करती हैं। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि सेल्फ वर्थ आपके एक्सटर्नल रिजल्ट्स से नहीं आती, न आपके जॉब टाइटल से, न आपके बैंक बैलेंस से और न ही दूसरों की सराहना से। ये आती है उस यकीन से कि आप एक इंसान के तौर पर वैसे ही पूरे और योग्य हैं जैसे आप अभी हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि पहले कुछ बड़ा हासिल करेंगे, फिर खुद को सम्मान देंगे, लेकिन लेखक बताते हैं कि सिलसिला इसका उल्टा है। पहले खुद की कद्र करना सीखो, फिर दुनिया खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगी। इस चैप्टर में एक उदाहरण के जरिए यह भी दिखाया गया है कि कैसे जब इंसान खुद को कम आंकता है तो वो अपने लिए सही मौके तक नहीं देख पाता। जैसे कोई नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वो उस लायक नहीं है, या कोई रिलेशनशिप में अपनी जरूरतें जाहिर नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसे इतना मांगने का हक नहीं। लेकिन जब इंसान अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानता है, तब वो चुप नहीं रहता। वो अपनी जगह मांगता नहीं, खुद बनाता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास होता है, नजर में साफ मकसद और दिल में भरोसा। चैप्टर का अंतिम संदेश यही है, खुद से बात करो, खुद को सुनो और खुद से ये कहो कि तुम इस जिंदगी की हर अच्छी चीज के लायक हो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे जन्म से ही है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं है, बस उस पर यकीन करने की जरूरत है।
यही पहला इन्वेस्टमेंट है खुद को समझने और मानने का, और यही पहला कदम है उस जिंदगी की ओर जहां हर दिन तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा। चैप्टर 2, मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में इंसान हर किसी के लिए वक्त निकालता है, बॉस के लिए, क्लाइंट के लिए, फैमिली के लिए, सोशल मीडिया के लिए। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसे वो सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है, और वो है खुद। इस चैप्टर में यही सिखाया गया है कि अगर आप वाकई में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लिए वक्त निकालना सीखना होगा। अक्सर कहा जाता है कि टाइम ही सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपना सारा टाइम दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में, रूटीन में फंसे रहने में या बिना सोचे समझे डिस्ट्रैक्शन में बर्बाद कर देते हैं। फिर दिन के अंत में हम थक कर सोचते हैं, मैंने अपने लिए आज क्या किया? और जवाब आता है, कुछ भी नहीं। यह चैप्टर हमें उस साइलेंट रियलिटी से रूबरू कराता है कि जब तक हम खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तब तक हम खुद से जुड़ नहीं सकते, और जब हम खुद से नहीं जुड़ते तो अंदर से खोखले होने लगते हैं। फिर चाहे बाहर से सब कुछ अच्छा दिखे, अच्छी नौकरी, बढ़िया घर गाड़ी लाइफस्टाइल, लेकिन मन के अंदर एक खालीपन रह जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि अपने लिए टाइम निकालने का मतलब केवल अकेले बैठ जाना नहीं होता। इसका मतलब है खुद के साथ ईमानदार होना, खुद से यह पूछना कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, क्या मैं अपने सपनों के करीब जा रहा हूं या और दूर? मैं जो कर रहा हूं क्या वो मेरे अंदर खुशी जगा रहा है या सिर्फ थकावट? यहां एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, अकेले रहना और अकेले महसूस करना दोनों अलग चीजें हैं। अकेले रहना एक मौका है खुद से जुड़ने का, अपने विचारों को साफ सुनने का, अपनी आत्मा से बात करने का, लेकिन अकेले महसूस करना तब होता है जब हम भीड़ में रहकर भी खुद से कट जाते हैं। इस चैप्टर में यह भी सिखाया गया है कि अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं बनाएंगे तो आपकी एनर्जी, आपकी खुशी और आपकी पहचान धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगेगी। जैसे बिना चार्ज किए मोबाइल फोन सिर्फ अलार्म तक सीमित रह जाता है, वैसे ही इंसान भी बस जिम्मेदारियों तक सिमट जाता है। यहां कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात भी की गई है। हर दिन कम से कम 30 मिनट सिर्फ खुद के लिए रखो। सोशल मीडिया से एक तय वक्त के लिए दूरी बनाओ। मूकता में बैठो, बिना म्यूजिक, बिना फोन, बिना शोर, ताकि अपनी आवाज सुन सको। डायरी लिखो, अपने विचार, अपनी फीलिंग्स, अपने डर और अपने ड्रीम्स। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज यही है, अगर आप खुद से जुड़ना शुरू करेंगे तभी आप असली बदलाव ला पाएंगे। जब आप खुद के लिए टाइम बनाते हैं तो आप ये मानते हैं कि आप जरूरी हैं, और जब आप खुद को जरूरी मानते हैं तो आप धीरे धीरे उस इंसान में बदलने लगते हैं जो आपने बनने का सपना देखा था। तो अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास टाइम है या नहीं, सवाल ये होना चाहिए, क्या मैं खुद के लिए इतना महत्वपूर्ण हूं कि मैं अपने लिए टाइम बनाऊं? और जब इसका जवाब हां होगा तभी असली इन्वेस्टमेंट शुरू होगा, खुद में और पूरे दिल से। चैप्टर 3, बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी चीज नहीं होती, बल्कि हमारा अपना सोचने का तरीका होता है। हम खुद को एक सीमित दायरे में कैद कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हम जैसा हैं हमेशा वैसे ही रहेंगे। लेकिन इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर हम सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर। फिक्स्ड माइंडसेट वो होता है जिसमें इंसान मान लेता है कि उसकी इंटेलिजेंस, टैलेंट और एबिलिटीज जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। उसे लगता है कि कोई स्किल सीखना या अपनी पर्सनैलिटी बदलना नामुमकिन है। वो छोटी सी हार से डर जाता है और कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है खुद को एक प्रोसेस मानना, ये मानना कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और समय के साथ बेहतर बन सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हर फेलियर को फीडबैक की तरह देखता है। वो जानता है कि उसकी आज की हालत उसकी आखिरी सच्चाई नहीं है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लगते हैं। आप सीखने में रुचि लेने लगते हैं, चैलेंजेस से भागते नहीं बल्कि उन्हें फेस करने लगते हैं। आप ये मान लेते हैं कि इम्प्रूवमेंट एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। यहाँ कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे कोई इंसान जिसे बचपन में मैथ्स से डर लगता था, वो अगर ग्रोथ माइंडसेट अपनाए
तो धीरे धीरे उसे समझने लगता है। कोई जिसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी, वो प्रैक्टिस और पेशेंस से स्पीकर बन सकता है। यही माइंडसेट हमें पॉसिबिलिटीज की दुनिया से जोड़ता है। ग्रोथ माइंडसेट का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल्फ टॉक। आप खुद से कैसे बात करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप हर बार गलती पर खुद को कोसते हैं तो आप अपने अंदर डाउट भरते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहें गलती हुई है लेकिन मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो आप अपने दिमाग को ओपन रखते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए कुछ जरूरी हैबिट्स अपनानी पड़ती हैं। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। मुश्किलों को अवॉइड मत करो, उन्हें समझो और फेस करो। अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर मत करो, सेलिब्रेट करो। खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं सीख सकता हूं। सबसे अहम बात यह है कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है। अब वो हार से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर हार में एक सीख छिपी है। वो लोगों की क्रिटिसिज्म से घबराता नहीं, क्योंकि वो उसे एक नया पर्सपेक्टिव मानता है। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को एक इवॉल्विंग इंसान की तरह देखने लगता है, ना कि किसी फाइनल वर्जन की तरह। इस चैप्टर का कंक्लूजन बहुत शक्तिशाली है। आप जैसे हैं वैसे रहना आपकी मजबूरी नहीं है। आप रोज अपने सोचने के तरीके को बदलकर खुद के लिए नई राह बना सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। एक कमिटमेंट है खुद से कि चाहे जितनी बार गिरूं, हर बार उठकर कुछ नया सीखूंगा। जब आप खुद से ये कहने लगते हैं, मैं फेल नहीं हुआ, मैं सीख रहा हूं, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। और यही असली इन्वेस्टमेंट है, अपने दिमाग की जमीन को रोज थोड़ा थोड़ा उपजाऊ बनाना। चैप्टर 4, टेक कंट्रोल ऑफ योर हैबिट्स। हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। कोई बेहतर हेल्थ चाहता है, कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, कोई कॉन्फिडेंट बनना चाहता है, कोई खुश रहना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ चाहने तक ही रुक जाते हैं, क्योंकि उनके दिन छोटे छोटे ऐसे एक्शन से भरे होते हैं जो उन्हें उनके गोल से दूर ले जाते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों पर कंट्रोल लेना ही होगा। आदतें वही इनविजिबल सिस्टम होती हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती हैं। आप रोज क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस समय सोते हैं, किस माहौल में रहते हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आप किस इंसान में बदलने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी हैबिट्स को रेयरली कॉन्शियसली चुनते हैं। बचपन, समाज या कन्वीनियंस के हिसाब से हम उन्हें अपनाते जाते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले यह बताया गया है कि हैबिट्स दो तरह की होती हैं, प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। एक वो जो आपको ग्रो करती हैं और एक वो जो आपको पीछे खींचती हैं। जैसे सुबह उठकर फोन स्क्रॉल करना एक ऐसी आदत है जो न सिर्फ टाइम बर्बाद करती है बल्कि आपको मेंटली डल बना देती है। वहीं सुबह उठकर जर्नलिंग करना या एक्सरसाइज करना आपको एक क्लियर और एनर्जेटिक माइंड देता है। लेखक यह भी बताते हैं कि हैबिट्स केवल विल पावर से नहीं बदलती, उनका असली बेस होता है सिस्टम। अगर आपका सिस्टम सही नहीं है तो आप अच्छी आदतों को अपनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगी। इसका मतलब है कि आपको अपने एनवायरनमेंट, रूटीन और ट्रिगर्स को समझकर बदलना होगा। यहां पर एक बहुत ही जरूरी फ्रेमवर्क बताया गया है हैबिट चेंज का। क्यू, आदत की शुरुआत करने वाला सिग्नल। क्रेविंग, उस क्यू से उठी इच्छा। रिस्पॉन्स, आप क्या करते हैं। रिवॉर्ड, उसका इमीडिएट फायदा। अगर आप किसी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उस क्यू को पहचानिए। और अगर आप कोई नई अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसे इतना आसान और एक्सेसिबल बनाइए कि आपको करने में फ्रिक्शन ना लगे। उदाहरण के लिए, अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो किताब को टेबल पर खुला रखिए। अगर आप कम शुगर खाना चाहते हैं तो मिठाई को घर से हटा दीजिए। छोटी छोटी चीजें ही हैबिट्स की बड़ी वजह होती हैं। यह चैप्टर बताता है कि हैबिट्स को सुधारने के लिए परफेक्शन की जरूरत नहीं होती, कंसिस्टेंसी की होती है। अगर आप डेली सिर्फ 10 मिनट्स भी एक अच्छी आदत के लिए निकालते हैं तो वो धीरे धीरे एक बड़ी सक्सेस की नींव बन सकती है। इस चैप्टर में एक और अहम बात बताई गई है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। यानी आप आदतें गोल पाने के लिए नहीं,
खुद को एक नया इंसान बनाने के लिए अपनाइए। जैसे अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो खुद से ये मत कहिए कि मुझे 5 किलो वजन कम करना है, बल्कि ये कहिए मैं एक डिसिप्लिन्ड और फिट इंसान हूं और यही काम करता हूं। जब आप खुद को एक नई पहचान देते हैं तो आपकी आदतें उस पहचान को सपोर्ट करने लगती हैं। आदतें वो कड़ी होती हैं जो आपके आज को आपके भविष्य से जोड़ती हैं। अगर आपने आज का दिन सही आदतों से भरा है तो आपका कल अपने आप बेहतर होगा। और यही सच्चा इन्वेस्टमेंट है, हर दिन को बेहतर बनाना, ताकि आने वाला हर साल आपकी पसंद का बने। इस चैप्टर का संदेश बहुत साफ है। अगर आपने अपनी हैबिट्स को नहीं बदला तो आपकी हैबिट्स आपको बदल देंगी। इसीलिए जागिए, देखिए और सोच समझकर हर दिन की आदतें बनाइए, क्योंकि आप जो रोज करते हैं वही अंत में आपकी पूरी जिंदगी बन जाता है। चैप्टर 5, अपग्रेड योर एनवायरनमेंट। आप चाहे कितनी भी स्ट्रांग माइंडसेट बना लें, चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें या बड़े गोल्स सेट कर लें, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट यानी आपका आसपास का माहौल आपको सपोर्ट नहीं करता तो आपकी ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। ये चैप्टर बताता है कि अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को समझदारी से चुनना और बदलना सीखना होगा। एनवायरनमेंट सिर्फ आपके घर या ऑफिस की दीवारें नहीं होती, ये वो हर चीज है जो आपके डिसीजंस पर असर डालती है। आपके दोस्त, आपका मोबाइल फोन, आपका वर्क स्पेस, आपके पास की आवाजें, विजुअल्स और वो वाइब्स जिनमें आप दिन भर रहते हैं। आपका एनवायरनमेंट हर पल आपकी सोच को दिशा देता है और यही वजह है कि कई बार आप जानबूझकर सही करना चाहते हैं लेकिन फिर भी गलत चॉइसेस करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा ब्रेन बार बार आसान रास्ते चुनता है और एनवायरनमेंट इस आसान रास्ते को तैयार करता है। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस भरे हैं, जैसे टीवी हर वक्त ऑन हो, मोबाइल हर जगह नोटिफिकेशंस दे रहा हो, जंक फूड सामने रखा हो, तो आपका ब्रेन उसी में उलझा रहेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जहां लर्निंग, ग्रोथ और डिसिप्लिन को बढ़ावा मिले, तो वही ब्रेन आपकी तरक्की का हथियार बन जाता है। यहां एक प्रैक्टिकल सलाह दी गई है, अपने गोल्स के हिसाब से अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो। अगर आपको लिखने की आदत बनानी है तो राइटिंग टेबल को साफ रखो, डायरी और पेन तैयार रखो और आसपास ऐसी चीजें रखो जो फोकस बढ़ाएं। अगर आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हो तो घर में फ्रूट्स और पानी दिखने वाली जगह पर रखो और वर्कआउट क्लोथ्स ऐसे रखें कि आपको बदलने में देर न लगे। यह भी बताया गया है कि आपको किन लोगों के साथ टाइम बिताना है, यह भी आपका एनवायरनमेंट तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आप अंदर से थकने लगते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं और खुद भी इंस्पायर्ड हैं, तो आप खुद को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ पाओगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि हर छोटी चीज जैसे रूम की लाइटिंग, साउंड, कलर्स, स्मेल आपके माइंड को प्रभावित करती है। इसलिए जब आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने आसपास की चीजों को भी उतना ही सीरियस लो। एक साफ, काल्म और एनर्जेटिक एनवायरनमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को बढ़ा सकता है। इस चैप्टर का अंत एक बहुत जरूरी थॉट से होता है। आपका एनवायरनमेंट इनविजिबल फोर्स की तरह काम करता है, जो या तो आपको आगे धकेलता है या पीछे खींचता है। इसलिए उसे कॉन्शियसली डिजाइन करना खुद की सक्सेस को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। याद रखिए, आप अपनी आदतों से बनते हैं, लेकिन आपकी आदतें आपके एनवायरनमेंट से बनती हैं। और जब आप अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड करते हैं तो आप खुद को एक ऐसे वर्जन में बदलने लगते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। यही असली इन्वेस्टमेंट है, अपने आसपास की दुनिया को इस तरह गढ़ना कि वो आपको रोज बेहतर बनने की प्रेरणा दे। चैप्टर 6, इन्वेस्ट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कई लोग सोचते हैं कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक होती है और एक बार डिग्री मिल गई तो सीखना खत्म हो गया। लेकिन यही सोच जिंदगी में रुकावट बन जाती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि सीखना कभी रुकता नहीं है। अगर आप खुद में सच्चा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना ही होगा। इस चैप्टर में बताया गया है कि आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप रुक गए तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। हर दिन नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं,
हर साल नई स्किल्स की जरूरत बन रही है और हर मौके के साथ एक नई मांग खड़ी हो रही है। ऐसे समय में वही इंसान आगे बढ़ता है जो सीखना बंद नहीं करता। लर्निंग का मतलब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये हर उस चीज में है जो आपके सोचने के तरीके को बेहतर करे। आप किसी से बातचीत करके भी सीख सकते हैं, किसी फिल्म से कोई नई सोच ले सकते हैं या फिर किसी गलती से एक बड़ा सबक निकाल सकते हैं। लर्निंग एक एटीट्यूड है, एक नजरिया है जो कहता है मैं हर दिन नया कुछ सीखूंगा और खुद को अपग्रेड करता रहूंगा। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सबसे पहला स्टेप है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। जब आपके अंदर सवाल उठते हैं, जब आप किसी चीज को गहराई से समझना चाहते हैं, जब आप किसी समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, तब असली लर्निंग शुरू होती है। यहां बताया गया है कि आपको पैसिव लर्नर नहीं बनना है, यानी सिर्फ सुनना या देखना काफी नहीं है। आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना है, आपको अप्लाई करना है, सवाल पूछने हैं, अपनी सोच को चैलेंज करना है और चीजों को खुद अनुभव करके समझना है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लर्निंग में इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ समय देना नहीं होता। कभी कभी पैसे भी लगाने पड़ते हैं, जैसे कोई कोर्स करना, कोई किताब खरीदना या कोई ऐसी जगह जाना जहां से कुछ नया सीखा जा सके। ये खर्च नहीं होता, ये एक ऐसा निवेश होता है जो जिंदगी भर रिटर्न देता है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि लर्निंग का एक अहम हिस्सा होता है अनलर्निंग, यानी वो पुरानी सोच या गलत धारणाएं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, उन्हें छोड़ना। कई बार हम उन्हीं बिलीफ्स के साथ चिपके रहते हैं जो हमें कंफर्ट देती हैं, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है और उसके लिए पुरानी सोच को छोड़ना जरूरी है। यहां एक बहुत खूबसूरत थॉट दी गई है, नॉलेज ऐसा खजाना है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है, इसलिए जो कुछ सीखो उसे दूसरों के साथ शेयर भी करो। जब आप किसी को कुछ सिखाते हो तो वो लर्निंग आपके अंदर और गहरी हो जाती है। चैप्टर का अंतिम संदेश यह है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका माइंड है और जब आप उसे रोज नया सीखने के लिए तैयार रखते हैं तो आप कभी आउटडेटेड नहीं होते। आप में हर वक्त कुछ नया बनाने की क्षमता रहती है और यही आपको हर फील्ड में वैल्यूएबल बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े, आपका इन्फ्लुएंस बढ़े, आपकी पहचान बने, तो सबसे पहला और सबसे गहरा कदम यही है, सीखना कभी बंद मत करो। सीखना ही वो टूल है जो किसी गरीब को भी लीडर बना सकता है और किसी सामान्य इंसान को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसलिए जब आप खुद में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये सोचिए, मैं आज क्या नया सीख रहा हूं, क्योंकि जो सीखना जानता है वो कभी पीछे नहीं रह सकता और जो सीखना बंद कर देता है वो चाहे जहां हो एक जगह ठहर जाता है। यही लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सार है और यही असली सक्सेस का आधार है। चैप्टर 7, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन डेली। हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। कुछ लोग सपने देखते हैं तो कुछ उन्हें हकीकत में बदलते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप खुद में सच्चा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन को रोज अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। ज्यादातर लोग तभी काम करते हैं जब उन्हें मोटिवेशन महसूस होता है, लेकिन मोटिवेशन अस्थायी है, वो मौसम की तरह बदलती रहती है। एक दिन आप इंस्पायर्ड महसूस करते हैं और दूसरे दिन टूट जाते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप हर दिन आगे बढ़ते हैं, चाहे मौसम जैसा भी हो, चाहे मन कैसा भी हो। इस चैप्टर की शुरुआत इसी विचार से होती है कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है हैबिट और हैबिट से भी ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। यहां बताया गया है कि डिसिप्लिन का जन्म होता है अवेयरनेस से। जब आप जानते हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ किस डायरेक्शन में है, तभी आप आज के छोटे डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज कर पाते हैं। आप ये पहचानने लगते हैं कि कौन सी चीज आपको कुछ मिनट की खुशी दे रही है और कौन सी चीज आपको जिंदगी भर का संतोष दे सकती है। सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करने के लिए
सबसे पहले आपको क्लैरिटी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक चाहते हैं। इसके बाद आती है प्लानिंग। जब आप अपने गोल्स को डेली एक्शनेबल स्टेप्स में बदलते हैं और हर दिन उन्हें पूरा करने का प्रॉमिस खुद से करते हैं, तो आप डिसिप्लिन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि डिसिप्लिन का मतलब कठोर बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने हायर सेल्फ के लिए काम करना, न कि अपनी मोमेंटरी डिजायर्स के लिए। जब आप सुबह अलार्म बंद करके दोबारा सोने के बजाय उठने का चुनाव करते हैं, तो आप डिसिप्लिन चुनते हैं। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई या काम में लगे रहते हैं, तो आप डिसिप्लिन चुनते हैं। यहां एक गहरी बात कही गई है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। यानी जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो आप अपने इमोशंस, टाइम और एनर्जी पर कंट्रोल पाते हैं। आप रिएक्शंस के बजाय रिस्पॉन्सेस देना सीखते हैं। आप वही करते हैं जो आपके लिए सही है, ना कि वो जो आसान है। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए कुछ बेहद प्रैक्टिकल टूल्स भी इस चैप्टर में बताए गए हैं। डेली रूटीन बनाइए और उसे स्टिक कीजिए। टू डू लिस्ट को रियलिस्टिक रखिए और प्रायोरिटीज सेट कीजिए। टेम्पटेशन से बचने के लिए एनवायरनमेंट को बदलिए। सोशल मीडिया और टाइम वेस्टिंग हैबिट्स के लिए बाउंड्रीज बनाइए। हर दिन की छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए ताकि प्रोग्रेस का एहसास बना रहे। सेल्फ डिसिप्लिन आपके कॉन्फिडेंस को भी मजबूत करता है। जब आप खुद से कोई वादा करते हैं और उसे निभाते हैं, तो आपके अंदर ये यकीन पनपता है कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। यही भरोसा धीरे धीरे आपको एक मजबूत, स्पष्ट और सफल इंसान बनाता है। इस चैप्टर का अंतिम संदेश बहुत सीधा लेकिन बेहद ताकतवर है। अगर आप अपने इमोशंस के गुलाम बन गए, तो आपकी जिंदगी अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन सीखा, तो आप हर इमोशन को हैंडल करना सीख लेंगे। हर दिन जब आप अपने लिए मुश्किल रास्ता चुनते हैं जो आपकी ग्रोथ में मदद करता है, तो आप खुद को वो सम्मान देते हैं जो किसी एक्सपेंसिव गिफ्ट से ज्यादा कीमती है। सेल्फ डिसिप्लिन ही असली इन्वेस्टमेंट है, जो वक्त तो लेता है, लेकिन बदले में वो वर्जन लौटाता है जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। चैप्टर 8, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नॉलेज, टैलेंट या हार्डवर्क ही काफी नहीं होता। अगर कोई चीज आपको रोज अपने लक्ष्य से भटका रही है, थका रही है या अंदर से हॉलो बना रही है, तो समझ लीजिए कि वो आपकी एनर्जी को साइलेंटली ड्रेन कर रही है। यही कारण है कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है अपनी एनर्जी को बचाने और सही दिशा में इस्तेमाल करने पर। एनर्जी सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं है, ये मेंटल फोकस, इमोशनल बैलेंस और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इन सब का कॉम्बिनेशन होती है। आप किसी दिन बहुत कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन अगर माइंड स्कैटर्ड हो, मन दुखी हो या बॉडी थकी हुई हो, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। यहीं से समझ आता है कि एनर्जी ही वो इनविजिबल फ्यूल है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को चलाता है। यह चैप्टर सिखाता है कि अगर आप खुद में सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उन चीजों को पहचानना होगा जो आपकी एनर्जी चुरा रही हैं। कई बार ये सोशल मीडिया होता है जो अटेंशन खा जाता है। कभी टॉक्सिक लोग होते हैं जो आपको बार बार डाउट में डालते हैं। कभी आपका खुद का ओवरथिंकिंग माइंड होता है जो हर छोटी बात को बहुत बड़ा बना देता है। यहां एक बहुत जरूरी बात कही गई है, हर इंसान की एनर्जी लिमिटेड होती है। आप रोज सुबह एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ उठते हैं। अब वो एनर्जी आप कहां खर्च करते हो, यही तय करता है कि आपका दिन कैसा जाएगा और धीरे धीरे आपकी जिंदगी कैसी बन जाएगी। इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज दी गई हैं। बाउंड्रीज बनाइए। हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर मीटिंग में शामिल होना जरूरी नहीं होता, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। कुछ वक्त के लिए फोन बंद करिए। लगातार नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और फीड्स आपकी एनर्जी साइलेंटली खत्म करते हैं। टॉक्सिक कॉन्वर्सेशन से दूर रहिए। अगर कोई आपको बार बार गिल्ट, फियर या नेगेटिविटी में डाल रहा है, तो वो आपकी ग्रोथ का दुश्मन बन चुका है। स्लीप और रेस्ट को प्रायोरिटी दीजिए। रिचार्ज किए बिना कोई बैटरी नहीं चलती। खुद को रिचार्ज करने का वक्त दीजिए। इमोशनल एनर्जी की बात करते हुए इस चैप्टर में बताया गया है कि इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। अगर आप बार बार फ्रस्ट्रेशन, जेलसी या रिग्रेट में फंसे रहते हैं, तो आपकी एनर्जी वहीं पर जाम हो जाती है।
लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव को महसूस करना शुरू करते हैं तो वो एनर्जी आपको फ्लो में लाती है। इस चैप्टर का एक और बेहद प्रभावशाली भाग है एनर्जी ऑडिट। हफ्ते में एक बार बैठिए और खुद से पूछिए, कौन कौन सी चीजें मुझे थका रही हैं, कौन कौन से लोग मुझे ड्रेन कर रहे हैं, किन एक्टिविटीज के बाद मैं खुद को हल्का, इंस्पायर्ड या अलाइव महसूस करता हूं। जब आप इसका जवाब ऑनेस्टली देंगे तभी आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में बहा पाएंगे। आखिर में लेखक कहते हैं कि एनर्जी को बचाना, उसका सम्मान करना और उसे अपने हाईएस्ट पर्पस में लगाना, यही असली मास्टरी है। आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास सही एनर्जी और क्लियर इंटेंशन है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी हर रोज फालतू चीजों में बर्बाद हो रही है तो आप चाहकर भी अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर नहीं ला सकते। इसलिए जब आप खुद में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या सीखना है या क्या करना है। सोचिए, मुझे अपनी एनर्जी को कहां लगाना है और कहां से बचाना है, क्योंकि वही एनर्जी जो आज आप बिना सोचे खर्च कर रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी असेट बन सकती है। एनर्जी की सुरक्षा, ग्रोथ की गारंटी, यही इस चैप्टर की सबसे सच्ची सीख है। चैप्टर 9, बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। एक इंसान चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, चाहे उसके पास कितना भी नॉलेज या पैसा हो, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं हैं जो उसे समझें, उसे अपलिफ्ट करें और उसके साथ सच्चा कनेक्शन रखें, तो उसकी सक्सेस अधूरी रह जाती है। यही बात इस चैप्टर की जड़ में है। इस अध्याय में समझाया गया है कि खुद में इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा है ऐसे रिलेशनशिप्स बनाना जो सिर्फ समय का साथ ना हो बल्कि आत्मा से जुड़े हों। हम इंसान हैं और हमारी सबसे बुनियादी जरूरत है कनेक्शन। लेकिन अफसोस ये है कि आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम कनेक्शन के इल्यूजन में जीने लगे हैं। हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर 1000 फॉलोअर्स या रोज कई लोगों से बात करना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। लेकिन सच्चाई ये है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप का मतलब है ऐसा रिश्ता जिसमें आप जज किए बिना खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकें और बदले में समझे जाएं, सुने जाएं और महसूस किए जाएं। इस चैप्टर में सबसे पहले बताया गया है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको खुद के साथ रिलेशनशिप ठीक करनी होगी। जब आप खुद से ईमानदारी से पेश आते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं, तभी आप दूसरों से भी ईमानदार रिश्ता बना सकते हैं। यहां एक गहरी बात कही गई है, आप वही रिश्ते बनाते हैं जो आपकी सोच और आत्मसम्मान को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप खुद को कम समझते हैं तो आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आने देते हैं जो आपको इस्तेमाल करते हैं या नीचा दिखाते हैं। लेकिन जब आप खुद को वैल्यूएबल मानते हैं तब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपके सपनों में भरोसा करते हैं, आपकी ग्रोथ में योगदान देते हैं। मीनिंगफुल रिलेशनशिप सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं होते, वो आपकी ग्रोथ का मिरर भी होते हैं। अच्छे दोस्त या लाइफ पार्टनर वो नहीं जो हर बात में हाँ मिलाए, बल्कि वो होते हैं जो सही समय पर सच बोलें, आपको आईना दिखाएं और फिर भी अनकंडीशनल साथ दें। इस चैप्टर में बताया गया है कि ऐसे रिश्ते बनाने के लिए कुछ क्वालिटीज जरूरी हैं। ऑथेंटिसिटी, अपने आप को वैसा दिखाना जैसा आप हैं, ना कि जैसा दुनिया चाहती है। लिसनिंग, सिर्फ सुनना नहीं, गहराई से सुनना, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट के। एम्पैथी, दूसरे की जगह खुद को रखकर महसूस करना और उसकी भावनाओं को समझना। बाउंड्रीज, हेल्थी रिलेशनशिप वहीं बनते हैं जहां प्यार और स्पेस दोनों की इज्जत हो। यहां यह भी समझाया गया है कि अगर कोई रिश्ता आपकी एनर्जी, आपकी सेल्फ वर्थ और आपकी शांति को बार बार चोट पहुंचा रहा है तो उसे छोड़ना भी एक आत्मनिवेश, सेल्फ इन्वेस्टमेंट होता है। इस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं। उन 3 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके साथ आप सबसे ऑथेंटिक महसूस करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति चुनिए जिससे आपने बहुत समय से दिल से बात नहीं की और एक ओपन कॉन्वर्सेशन कीजिए। आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी लाइफ में कौन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए जुड़े हैं, न कि कनेक्शन के लिए। लेखक यहां एक पावरफुल ट्रूथ बताते हैं, आप जिन 5 लोगों के सबसे करीब होते हैं वही आपकी आइडेंटिटी और एनर्जी को शेप करते हैं।
इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपके विजन को समझें, आपकी इज्जत करें और आपकी सच्चाई को अप्रिशिएट करें। इस चैप्टर का अंतिम संदेश बहुत भावनात्मक और प्रेरणादायक है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स पैसे से नहीं खरीदे जाते, ये आपकी प्रेजेंस, सिंसेरिटी और एफर्ट से बनते हैं। और यही वो इन्वेस्टमेंट है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को गहराई देता है, बल्कि मुश्किल समय में आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनता है। जब आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो लोगों को सिर्फ इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब कनेक्शन सच्चा होता है तो वो आपको आपकी सबसे ऑनेस्ट और पावरफुल वर्जन बनने में मदद करता है। मीनिंगफुल कनेक्शंस ही असली रिचनेस हैं। यही इस चैप्टर का दिल से निकला सार है। चैप्टर 10, टेक एक्शन विद करेज। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितने भी बड़े सपने देख लें, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते तो सब अधूरा रह जाता है। और अगर एक्शन लेने के लिए आपके अंदर करेज नहीं है तो आप अपनी ही बनाई सोच में कैद रह जाते हैं। इस चैप्टर में यही सिखाया गया है कि खुद में इन्वेस्टमेंट का असली मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना और हर दिन करेज के साथ एक्शन लेना। करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं होता। करेज का मतलब है डर को पहचानते हुए भी आगे बढ़ना। हम सबके अंदर कोई ना कोई डर होता है, रिजेक्शन का, फेलियर का, जजमेंट का या फिर अननोन का। लेकिन फर्क उन लोगों में होता है जो डर को बहाना बनाकर रुक जाते हैं और उन लोगों में जो डर को फ्यूल बनाकर चल पड़ते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत एक सच्चाई से होती है। ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती और कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए करेज चाहिए। हर बार जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको झिझक लगती है या जिसमें अनसर्टेनिटी है, आप खुद में एक नई ताकत पैदा करते हैं। करेज एक्शन के साथ गहराई से जुड़ा है। बिना एक्शन के साहस सिर्फ एक सोच बनकर रह जाता है। यहां एक बेहद जरूरी बात बताई गई है। ओवर थिंकिंग किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। कई बार हम इतना सोचते हैं कि हम खुद को एक्शन लेने से पहले ही थका देते हैं। हम हर एंगल से रिस्क एनालाइज करते हैं, दूसरों की ओपिनियंस का डर पालते हैं और अपने ही सवालों में उलझकर रुक जाते हैं। लेकिन एक्शन क्लैरिटी लाता है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तभी रास्ता बनता है और वही रास्ता आगे की दिशा देता है। इस चैप्टर में करेज को छोटे छोटे डेली एक्शंस में बांटकर समझाया गया है। जब आप किसी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से भागते नहीं हैं, जब आप ना कहना सीखते हैं जहां आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जब आप किसी नई स्किल के लिए खुद को बिगिनर की तरह पेश करते हैं, जब आप भीड़ की सोच से अलग अपनी सच्चाई के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। करेज का सीधा संबंध सेल्फ ट्रस्ट से भी है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तब आप बाहर के शोर से कम डरते हैं। लेकिन जब सेल्फ डाउट ज्यादा होता है तब हर एक्शन से पहले डर और कंफ्यूजन आ खड़े होते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं, करेज को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर तब जन्म लेता है जब तुम खुद से सच्चा रिश्ता बनाते हो। एक्शन की बात करते हुए यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, जब समय ठीक होगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा, जब सब क्लियर होगा। लेकिन सच तो ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। क्लैरिटी एक्शन से आती है, न कि इंतजार से। इस चैप्टर में कुछ पावर फिल्ड प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। रोज कुछ ऐसा करो जिससे थोड़ा डर लगता हो। पब्लिक स्पीकिंग, कोई नया प्रपोजल, किसी मेंटोर को मैसेज। अपने कंफर्ट जोन की पहचान करो और हर हफ्ते एक बार उसे तोड़ो। खुद से सवाल पूछो, अगर मैं न डरा होता तो क्या करता। फेलियर को लर्निंग मानो और उसे प्रूफ समझो कि तुम ट्राई कर रहे हो। करेज का मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतेंगे, इसका मतलब है हर बार सीखेंगे और फिर से खड़े होंगे। एक करेजस इंसान हार से नहीं डरता, बल्कि कोशिश न करने से डरता है। चैप्टर के अंत में यह कहा गया है कि एक्शन के बिना कोई आइडेंटिटी नहीं बनती और करेजस एक्शन के बिना आप अपनी पोटेंशियल की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकते। करेज एक डिसीजन है और जब आप हर दिन उसे चुनते हैं तो आप खुद को उस वर्जन में ढालते हैं जिसकी सिर्फ कल्पना की थी। जब आप एक्शन लेते हैं तो आप खुद से कहते हैं, मैं डरता हूं लेकिन मैं चलता रहूंगा। यही असली सेल्फ इन्वेस्टमेंट है
यही करेज का सबसे मजबूत रूप है और यही वो रास्ता है जिससे ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है। चैप्टर 11 रिफ्लेक्ट एंड रीअलाइन रेगुलरली। जिंदगी एक सफर है और हर सफर में रास्ता भटकने की संभावना होती है। कोई भी इंसान बिना रुके, बिना देखे, बिना सोचे अगर बस चलता रहे तो जरूरी नहीं कि वो मंजिल तक पहुंचे, हो सकता है वो कहीं और निकल जाए। यही वजह है कि इस चैप्टर में बताया गया है कि खुद में निवेश का एक अनिवार्य हिस्सा है समय समय पर रुकना, सोचना और फिर से अपने रास्ते को ठीक करना। रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन, यह एक ऐसा अभ्यास है जहां आप खुद से सच्चे सवाल करते हैं। मैं कहां हूं? मैं क्या कर रहा हूं? क्या ये वही दिशा है जो मैंने चुनी थी? क्या मैं वैसा इंसान बन रहा हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं? इस तरह के सवाल हमारे भीतर क्लैरिटी लाते हैं और कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि आज के समय में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें खुद से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। वो हर दिन मैकेनिकल बन चुके हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर लौटना और फिर वही दोहराव। लेकिन अगर आप खुद में सच्चा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस दौड़ में थोड़ी देर के लिए रुककर आईना देखना होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने अनुभवों को ऑब्जर्व करना, उनसे सीखना और उनकी रोशनी में अपने अगले कदम तय करना। यह अकेले में बैठकर किया गया वो विचार होता है जो आपके अंदर की आवाज को फिर से जगाता है। यहां बताया गया है कि रिफ्लेक्शन सिर्फ बड़े बड़े डिसीजंस के लिए नहीं होता, ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। आप हर दिन के अंत में खुद से ये 3 सवाल पूछ सकते हैं। आज मैंने क्या अच्छा किया? कहां मैं अपनी वैल्यू से भटक गया? कल मैं क्या एक चीज बेहतर कर सकता हूं? रिफ्लेक्शन के बाद आता है रीअलाइनमेंट यानी दोबारा अपनी दिशा को ठीक करना, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप अपने विचारों को एक्शंस में नहीं बदलते। कई बार हम रास्ते पर होते हैं लेकिन वो रास्ता अब हमारे सपनों से मेल नहीं खाता। कई बार हम सही दिशा में होते हैं लेकिन गलत तरीके से चल रहे होते हैं। रीअलाइनमेंट हमें ये मौका देता है कि हम अपनी प्रायोरिटीज, हैबिट्स और माइंडसेट को फिर से रीसेट कर सकें। इस चैप्टर में बताया गया है कि रिफ्लेक्शन और रीअलाइनमेंट के लिए आपको खुद के साथ ईमानदारी रखनी होगी। आप खुद से छुपाकर कभी बदलाव नहीं ला सकते। आपको स्वीकार करना होगा कि कहां आपने गलती की, कहां आप डर गए, कहां आपने अपना टाइम बेवजह खर्च किया, और तभी आप अपने अंदर से सही दिशा निकाल पाएंगे। लेखक एक एक्सरसाइज सुझाते हैं। हर महीने एक दिन सिर्फ खुद के साथ बिताइए। उस दिन बाहर की सारी आवाजें बंद कर दीजिए, मोबाइल, न्यूज, सोशल मीडिया, और बस खुद से कनेक्ट कीजिए। अपनी जर्नल उठाइए और लिखिए, इस महीने मैंने क्या सीखा, क्या छोड़ा और क्या नया अपनाया। ये मंथली पॉज आपको आगे की क्लैरिटी देता है। रिफ्लेक्शन एक इनर मिरर है और रीअलाइनमेंट एक नया स्टीयरिंग। ये दोनों मिलकर आपकी जिंदगी को पर्पसफुल बना सकते हैं। चैप्टर के अंत में एक बेहद खूबसूरत थॉट दी गई है। आप गलत रास्ते पर तेजी से चलने के बजाय सही रास्ते पर धीरे चलना चुनिए, क्योंकि सक्सेस सिर्फ तेज चलने वालों की नहीं होती। सक्सेस उनकी होती है जो समय समय पर रुकते हैं, सोचते हैं और फिर पूरे होश के साथ आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन और रीअलाइनमेंट वो टूल्स हैं जो आपके सफर को मीनिंगफुल बनाते हैं, और यही सेल्फ इन्वेस्टमेंट की सबसे गहरी परत है। अपने भीतर झांकना और वहां से आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाना। चैप्टर 12 सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। बहुत से लोग खुद पर काम करना शुरू तो करते हैं लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं। वजह, उन्हें लगता है कि वो परफेक्ट नहीं है। कभी हैबिट टूट जाती है, कभी कोई गलती हो जाती है, कभी रिजल्ट समय पर नहीं आता और वो खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन इस चैप्टर में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव सोच दी गई है। अगर आप खुद में सच्चा निवेश करना चाहते हैं तो खुद से परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस की उम्मीद कीजिए। परफेक्शन एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर हम एक्शन लेना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि जब तक सब कुछ एकदम सही नहीं होगा तब तक शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता और परफेक्ट इंसान कभी बनता नहीं। ग्रोथ का असली रास्ता प्रोग्रेस से होकर जाता है, जिसमें गलतियां भी होती हैं, असफलताएं भी, लेकिन हर बार एक नई सीख होती है।
इस चैप्टर की शुरुआत एक सवाल से होती है। क्या आपने कभी खुद को सेलिब्रेट किया सिर्फ इसलिए कि आपने कोशिश की? अगर जवाब ना है तो यही सबसे पहली चीज है जिसे बदलने की जरूरत है। यहां बताया गया है कि जब आप प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो आप खुद के साथ एक सपोर्टिव रिश्ता बनाते हैं। आप खुद को मोटिवेट करते हैं, खुद की पहचान को वैलिडेट करते हैं। जैसे अगर आप 10 दिन लगातार सुबह उठे और एक दिन छुट्टी ले ली, तो खुद को दोष मत दीजिए, बल्कि उन 10 दिनों के लिए खुद की पीठ थपथपाइए। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जो लोग सिर्फ आउटकम को लेकर फिक्स हो जाते हैं, वो जर्नी का आनंद नहीं ले पाते, लेकिन जो लोग प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, वो हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। इसलिए अगर आप रोज एक नया पेज पढ़ पा रहे हैं, एक नई आदत को थोड़ा भी निभा पा रहे हैं, या किसी पुराने फियर से थोड़ा भी बाहर निकल पा रहे हैं, तो आप ग्रो कर रहे हैं। यहां कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं प्रोग्रेस सेलिब्रेट करने के। एक प्रोग्रेस जर्नल बनाइए जहां आप रोज छोटी बड़ी जीतें लिखें। हर हफ्ते एक बार खुद से पूछिए, मैं इस हफ्ते क्या नया या बेहतर किया? खुद को कोई छोटी रिवॉर्ड दीजिए, कोई पसंदीदा किताब, शांत समय या लॉन्ग वॉक। प्रोग्रेस के लिए दूसरों की तुलना छोड़कर अपने कल के वर्जन से तुलना कीजिए। इस चैप्टर में एक और बात गहराई से कही गई है। जब आप परफेक्शन की चेस करते हैं तो आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं। परफेक्शनिज्म कई बार हमारी सेल्फ वर्थ को गिरा देता है। हम सोचने लगते हैं कि जब तक हम परफेक्ट नहीं हुए तब तक हम काबिल नहीं हैं, लेकिन यही सोच डेंजरस होती है। लेखक कहते हैं, प्रोग्रेस इज प्रूफ ऑफ कमिटमेंट, नॉट परफेक्शन। यानी जब आप लगातार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, और यही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। इस चैप्टर का एक संदेश ये भी है कि सेलिब्रेट करना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। क्योंकि जब आप अपने एफर्ट की कदर करते हैं तभी आप उसे दोहराने की ताकत पाते हैं। नहीं तो हर बार खुद को क्रिटिसाइज करना आपको धीरे धीरे अंदर से थका देता है। आखिर में लेखक हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ याद दिलाते हैं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट कोई एक बड़ी जीत नहीं है, ये रोज की छोटी जीतों का जमाव है। और जब आप उन छोटी जीतों को देखना और सराहना शुरू करते हैं, तभी आप अपनी पूरी ग्रोथ जर्नी को सस्टेनेबल और सोलफुल बना पाते हैं। तो अगली बार जब आप खुद से कहें, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, तो उसी वक्त खुद से ये भी कहिए, लेकिन मैं पहले से बेहतर हूं। यही सोच आपको रोज के छोटे कदमों से एक बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचाएगी। सेलिब्रेट प्रोग्रेस, क्योंकि वही असली सक्सेस है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी पूरी किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की यात्रा पूरी की है। ये सिर्फ 12 अध्याय नहीं थे, ये 12 ऐसे रास्ते थे जो हमें ये सिखाते हैं कि असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि खुद को जानने, संवारने और लगातार बेहतर बनाने से आती है। ये किताब हमें बार बार ये याद दिलाती है कि अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा खुद में निवेश करते रहें, तो वक्त के साथ हम एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जिसे देखकर हमारा आज का वर्जन गर्व से मुस्कुराए। चाहे वो सेल्फ डिसिप्लिन हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना या करेज के साथ एक्शन लेना। हर चैप्टर एक दर्पण था जो हमें दिखाता है कि हमारी ताकतें और कमजोरियां कहां छुपी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस किताब ने हमें परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस को अपनाने की सोच दी, जो आज के दौर में सबसे जरूरी और सच्ची सीख है। अब बात करते हैं उस अपनापन की जिससे जुड़कर आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, हमारा अपना हिंदी ऑडियो बुक चैनल। ये चैनल सिर्फ एक आवाज नहीं, ये एक रिश्ता है। शहर की भाग दौड़ में थके हुए कानों से लेकर गांव के उस कोने तक जहां अब भी सुबह रेडियो की आवाज से शुरू होती हैं। हमारा मकसद यही है कि किताबों का ज्ञान हर इंसान तक पहुंचे, वो भी अपनी अपनी भाषा, अपने अपने लहजे और अपने अपने जीवन की जरूरतों के अनुसार। हम जानते हैं कि हर श्रोता के पास रोज वक्त नहीं होता, हर किसी के पास किताबें खरीदने की सुविधा नहीं होती, और सबके पास वो माहौल नहीं होता जहां बैठकर पन्ने पलटे जा सकें। लेकिन एक आवाज होती है जो चलते वक्त, काम करते हुए या रात के सन्नाटे में भी दोस्त बन जाती है, और यही आवाज हिंदी ऑडियो बुक चैनल की पहचान है। चाहे आप किसी छोटे कस्बे से हों
जहां इंटरनेट की रफ्तार थोड़ी धीमी हो या किसी मेट्रो सिटी में जाम में फंसे हों, ये चैनल आपके साथ है। हमारा लक्ष्य है किताबों को उस हर दिल तक पहुंचाना जो जानना चाहता है, समझना चाहता है और बदलना चाहता है। तो अगर आपको ये किताब पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो या कोई विचार दिल को छू गया हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों तक जरूर पहुंचाइए। हमारी कोशिश है कि अगली बार जब आप कोई नई किताब की तलाश करें तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल की एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नया एहसास आपके इंतजार में हो। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जुड़ते रहिए, सुनते रहिए और सबसे जरूरी, खुद में रोज थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई यात्रा के साथ, सिर्फ आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर।